है, ऑटो कनेक्ट हो गया, ऑटो कनेक्ट हुआ है। चलिए शांत रहिए। नेटवर्क इश्यू हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था। यहाँ पे सेटअप जो है अभी सही से लगा न है, समझे। चलिए कोई बात नहीं है। अब जैसे आप लोग बात करते हैं तो बात करते करते नेटवर्क नहीं कट जाता है, कट जाता है ना। और फिर जैसे नेटवर्क कटता है तो तुरंत छत पे चले जाते हैं। गर्मी का मौसम है तब, ठंडा है तब तो कम्बल लेके छत पे चले, इतना जरूरी है महाराज। हो गया, चलिए। तो हाँ, फिर से हो गया लाइव। तो कुछ छूटा नहीं ना है ये लोग का जी? नहीं, हाँ, जहां पर हम रुके थे, जहां जैसे ही नेटवर्क इश्यू हुआ बता दिया हमको, नेटवर्क इश्यू हो गया था। अरे करंट के लिए आप लोग काहे धड़फड़ाते हैं महाराज, समझ गए। आप मेरे पास आए हैं, आप पैरा गेरा के पास नहीं आए हैं, समझे। आप चिंता मत कीजिए, आपसे ज्यादा टेंशन आपका हमको है, समझे। रुकिए ना महाराज। करंट देखिए, एक बात बताइए, वैकेंसी का कोई अता पता नहीं। करंट अभी सबसे पहला आपका क्या टारगेट होना चाहिए जानते हैं? हमसे पर्सनली जो आकर के बच्चा कहता है, करंट बोलता है, एक तो पर्सनली आके मिलता है 4 थोपियो मारते हैं, करंट बोलता है तो, समझे। सबसे पहला टारगेट आपका सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस। सबसे पहला टारगेट सिलेबस। सिलेबस को कवर कीजिए ना महाराज पूरा, और सिलेबस को कवर कर लीजिए। फिर करंट के लिए हम है जी। आप मेरा इतिहास पलट के देख लीजिए ना, आप पूछ लीजिएगा 2446 वाला से 2213 वाला से, मुश्किल से एक सप्ताह करंट पढ़ाते हैं, 15 गो में 10 से 12 करंट मेरा विद्यार्थी बना करके आता है, समझ गए, एक सप्ताह में। तो उतना अनुभव है हमको, समझे। और करंट एक विषय के तौर पर लेना है, इस बात का एहसास है हमको। लेकिन नोटिफिकेशन तो आने दीजिए। अब मान लिया जाए कि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है ना, पता चल जाता है कि यहां से यहां तक का करना है, समझे। और नोटिफिकेशन आने से पहले मान लिया जाए अगस्त में नोटिफिकेशन आया, तो आप फालतू का अभी का यानी पिछला याद करते हुए जाइएगा, समझे। तो धैर्य रखिए, करंट करंट चिल्लाइए नहीं। और ये जो बैच है, तीसरा बैच है, आक्रामक बैच है, खूंखार बैच है। इस बैच में जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। मतलब इस बैच में अगर आपका आज पहला क्लास है ना, तब पर भी आप सरवाइव कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। और इस बैच में बहुत ज्यादा थोड़े कुछ हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास में मोरी पढ़ा रहे हैं, और बायोलॉजी में 6ठा नंबर चैप्टर चल रहा है, और 5 चैप्टर हो गया है। और टोटल वीडियो एप्लीकेशन पर फ्री में न है। अगर मान लिया जाए कि आजे से आप करने आए हैं और आप जागरूक विद्यार्थी है, आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको बस जानकारी होना चाहिए। जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अभी तक जितना पढ़ा है टोटल वीडियो संस्थान के एप्लीकेशन पर बैच 3 में फ्री है। हिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी। आप जाकर के आराम से ये कर सकते हैं, मतलब बैकअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनका भी छूटा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के क्लास को एप्लीकेशन पर जाकर के सिलसिलेवार ढंग से जो है बैकअप कर लें। एप्लीकेशन पर वीडियो फ्री है, और क्लास कंटिन्यू करें, क्लास कभी भी मत छोड़े। चलिए, तो आपको जो है तीर्थ और अध्यक्ष, 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष,
18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष के माध्यम से 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष के माध्यम से जो है शासन प्रशासन मौर्य काल में मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे शासक चलाने का काम किए। और जो कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ और जो कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष था उनसे हमने आपको अवगत करवा दिया। इसके अलावे हम आपको ये बात बता रहे थे कि शासन प्रशासन चलाने के लिए सेना की जरूरत है, गुप्तचर की जरूरत है, न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, न्यायिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इन सभी चीजों की जरूरत है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ही हम लोग सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर और न्याय, इन तीनों चीजों को भी देखेंगे। तो आपको जो है सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, मौर्यों के पास एक बड़ी सेना थी, मौर्यों के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। मौर्यों से पहले शासन नंद वंश का था। नंद वंश की सेना भी अपने आप में बड़ी थी और नंद वंश की सेना के डर से ही सिकंदर की सेना मगध पर आक्रमण करने से इनकार दिया। आपको याद है कुछ? क्या सिकंदर की सेना मगध पर आक्रमण किया था? नहीं किया था, नहीं किया था। तो नंदों की सेना एक बड़ी सेना थी। वह सेना विरासत में मौर्यों को प्राप्त हुआ, मौर्यों को विरासत में वह सेना प्राप्त हुआ। और फिर मौर्यों ने अपने तरीका से और भी सेना को अपनी सेना में शामिल किया। और विद्वान मेगास्थनीज लिखते हैं कि मौर्यों की सेना नंदों की सेना से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। मौर्यों की सेना नंदों की सेना से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। और जस्टिन नामक विद्वान मौर्यों की सेना को डाकुओं का गिरोह कहते हैं। जस्टिन नामक विद्वान जो है मौर्यों की सेना को डाकुओं का गिरोह कहते हैं। एक खूंखार, मौर्यों की सेना जो थी एक बड़ी और खूंखार सेना थी। एक बड़ी और खूंखार सेना जो है आपको मौर्यों की सेना थी। मौर्य सेना को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 3 वर्गों में विभाजित किया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो मौर्य सेना को 3 वर्गों में विभाजित किया, एक आपको पुश्तैनी सेना, दूसरा भाटक सेना और तीसरा नगरपालिका सेना। पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगरपालिका सेना। पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगरपालिका सेना, ये 3 वर्गों में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सेना को बांटने का काम किया। तो मौर्यों के पास एक बड़ी और सुसंगठित सेना थी। सैन्य व्यवस्था के बाद आगे जब आप न्याय व्यवस्था को देखेंगे, ऐसे तो मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश, ऐसे तो मौर्य काल में जो है सबसे बड़ा न्यायाधीश अगर हम देखें तो मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश आपको राजा हुआ करते थे। राजा हुआ करते थे मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश जो है आपको राजा हुआ करते थे। लेकिन मौर्य काल में मूलतः 2 प्रकार के न्यायालय, मौर्य काल में जो है मूलतः 2 प्रकार के न्यायालय की चर्चा देखने को मिलती है। और मौर्य काल में जो 2 प्रकार के न्यायालय की चर्चा देखने को मिलती है, एक आपको धर्मस्थीय न्यायालय है, एक आपको धर्मस्थीय न्यायालय है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा आपको कंटक शोधन न्यायालय है। दूसरा आपको क्या है? कंटक शोधन न्यायालय। एक आपको धर्मस्थीय न्यायालय है और दूसरा आपको कंटक शोधन न्यायालय है। अब कहिएगा धर्मस्थीय न्यायालय क्या होता है? तो देखिए, मामला 2 प्रकार का होता है। एक रुपया पैसा वाला मामला होता है, यानी एक वित्तीय मामला होता है, और एक मारपीट वाला मामला होता है। एक मारपीट वाला मामला होता है। रुपया पैसा वाला जो मामला होता है ना, उसे दीवानी मामला कहा जाता है, और जो मारपीट वाला मामला होता है उसे फौजदारी मामला कहा जाता है। उसे फौजदारी मामला कहा जाता है। तो जो धर्मस्थीय न्यायालय है
धर्मस्थीय न्यायालय में दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी। धर्मस्थीय न्यायालय में जो है दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी। यानी रुपया पैसा से संबंधित मामलों की सुनवाई जो है आपको दीवानी मामले और इसकी सुनवाई धर्मस्थीय न्यायालय में हुआ करता था। फिर अगर हम कंटक शोधन की बात करें तो मारपीट से संबंधित यानी जो फौजदारी मामले होते थे, फौजदारी मामलों की सुनवाई जो है आपको कंटक शोधन न्यायालय में होता था। यानी मारपीट वाले मामलों की सुनवाई जो है आपको कंटक शोधन में होता था, कंटक शोधन न्यायालय में होता था। ये तो न्यायिक व्यवस्था हो गई। और जैसे आज के डेट में सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर जो है अधीनस्थ न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर अधीनस्थ न्यायालय है। उसी प्रकार से जो है उस समय में सबसे ऊपर सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा होता था और राजा के नीचे जो है ये दोनों प्रकार के न्यायालय होते थे और फिर उनसे नीचे जो है ग्राम न्यायालय हुआ करता था। ग्राम न्यायालय हुआ करता था और गांव में जो न्यायालय हुआ करता था उसी को ग्राम न्यायालय कहा गया। और गांव में जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो बूढ़े हुआ करते थे, बुजुर्ग बूढ़े लोगों के द्वारा ही जो है आपको न्याय करने का काम किया जाता था। इसके बाद गुप्तचरी व्यवस्था का या गुप्तचर व्यवस्था का भी प्रचलन मौर्य काल में देखने को मिला है। मौर्य काल में गुप्तचर से संबंधित जो विभाग था, गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य सर्प कहा गया। महामात्य सर्प कहा गया। और गुप्तचर से संबंधित जो बड़े अधिकारी होते थे, जो बड़े गुप्तचर अधिकारी होते थे, उन अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया। उन अधिकारी को क्या कहा गया? सर्प महामात्य। सर्प महामात्य कहा गया। और उस समय जो गुप्तचरी होता था दो रूप में हुआ करता था। कुछ गुप्तचर जो है एक जगह रहकर गुप्तचरी किया करता था और कुछ गुप्तचर जो है अलग अलग स्थान पर जाकर के गुप्तचरी किया करता था। कुछ गुप्तचर जो है एक जगह रह करके गुप्तचरी किया करता था और कुछ गुप्तचर जो है अलग अलग स्थान पर जाकर गुप्तचरी किया करता था। तो आपको जो है एक होता था संस्था और एक होता था संचार। एक होता था संचार। वैसे गुप्तचर जो एक जगह रहकर अस्थाई तौर पर रहकर गुप्तचरी किया करता था, उसको संस्था कहा गया। और वैसे गुप्तचर जो अलग अलग जगह जाकर गुप्तचरी किया करता था, उन्हें संचार कहा गया। अलग अलग जगह जाकर गुप्तचरी किया करता था, उन्हें क्या कहा गया? संचार कहा गया। तो ये गुप्तचर से संबंधित बातें हो गई। गुप्तचरों के माध्यम से, न्यायाधीशों के माध्यम से, सेनाओं के माध्यम से मौर्य काल में अच्छे ढंग से शासन प्रशासन जो है आपको चलाए गए। मौर्य काल में अच्छे ढंग से शासन प्रशासन जो है आपको चलाए गए। इतना बात समझ में आया? ये प्रशासन से संबंधित चीजें हुई, मौर्य प्रशासन से संबंधित चीजें हुई। अब हम लोग मौर्य प्रशासन को जब हम लोग देख लिए हैं तो अब हम लोगों को देखना क्या है? तो अब हम लोगों को देखना है मौर्यों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और पतन के कारण। लेकिन उससे पहले याद कर लेते हैं। ये बात कुछ समझ में आया है? पागल की तरह अब याद कीजिए। और लड़की लोग जो है बोलती ना है, लड़का लोग तो बोलता भी है। समझ गए? आप लोग बौकी हैं, समझ गए? बौकी नहीं ना है? हाँ, तो बोलना है, बोलने से याद होता है। क्या होता है? आइए फटाफट, ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को भी बोलना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या, प्रांत को क्या कहा जाता? प्रांत को, अच्छा, प्रांतों के शासक कौन होते थे? राजकुमार।
प्रांतों के शासक, प्रांतों के शासक, उन्हें आर्यपुत्र कहा गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? आर्यपुत्र कहा गया। अशोक के समय प्रांतों की, अशोक के समय, अच्छा, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बड़े अधिकारियों को क्या कहा? बड़े अधिकारियों, बड़े अधिकारियों को तीर्थों की संख्या, तीर्थों की संख्या। अच्छा, तीर्थ के अलावा जो अन्य छोटे अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा गया? अध्यक्ष। क्या कहा गया? क्या कहा गया? अध्यक्षों की संख्या 26। अध्यक्षों की संख्या, अध्यक्षों की संख्या। अच्छा, ये तीर्थ है। धर्म एवं दान विभाग के प्रधान, धर्म एवं दान विभाग, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला, राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश, उद्योग और कारखाना विभाग के, उद्योग और कारखाना विभाग, वन या जंगल के प्रधान, वन या जंगल के प्रधान। अच्छा, अध्यक्षों की संख्या कितनी? मापतौल विभाग का अध्यक्ष, मापतौल विभाग का अध्यक्ष, वाणिज्य या व्यापार का अध्यक्ष, वाणिज्य या व्यापार का अध्यक्ष, बुचर खाने का अध्यक्ष, बुचर खाने का अध्यक्ष, शराब खाने का अध्यक्ष, शराब खाने का अध्यक्ष, सरकारी भूमि, सरकारी भूमि, टकसाल विभाग के अध्यक्ष, टकसाल विभाग के अध्यक्ष, चारागाह भूमि, चारागाह भूमि। अच्छा, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मौर्य सेना को कितने वर्गों में, कितने वर्गों में? पुस्तैनी, पुस्तैनी, भाटक और नगरपालिका। पुस्तैनी, भाटक और, पुस्तैनी, भाटक और। अच्छा, मौर्य सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत सैनिकों को डाकुओं का गिरोह किसने कहा? जस्टिन। मौर्यकालीन सैनिक को डाकुओं का गिरोह किसने कहा? डाकुओं का गिरोह किसने कहा? मेगास्थनीज के अनुसार नंदों से कितनी गुना बड़ी मौर्यों की सेना थी? कितनी गुनी बड़ी? 3 गुना ना। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? राजा। सबसे बड़ा न्यायाधीश, सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा। दीवानी मामले किस न्यायालय में? दीवानी मामले किस न्यायालय? दीवानी मामले किस न्यायालय? फौजदारी मामले, फौजदारी मामले। गुप्तचर से संबंधित विभाग, गुप्तचर से संबंधित विभाग, अधिकारी, अधिकारी। वैसे गुप्तचर जो एक जगह रहकर अस्थायी तौर पर गुप्तचर, एक जगह रहकर अस्थायी, अलग अलग जगह जाकर गुप्तचर, अलग अलग जगह जाकर संचार न। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था हुआ। अब आ जाइए हम लोग सामाजिक व्यवस्था। हाँ, चलिए, हाँ, आए तोड़ी है, आगे सब क्लियर होगा। चलिए, कहां कुछ हुआ? क्या बोला था? अरे, चाट, भाट, भाटक, पुस्तैनी, नगरपालिका। सुनिए, पुस्तैनी, पुस्तैनी सेना मतलब वंशानुगत तौर पर जो सैन्य व्यवस्था में शामिल था, पुस्तैनी सेना। भाटक मतलब जो है सामान्य सैनिक जो होते थे उसको भाटक। नगरपालिका, शहरी क्षेत्रों में जो सेना होता था उसको नगरपालिका सेना कहा गया। ये सब अजीब हाल है आप लोग का जी, कुछ पूछने लगते हैं तो। चलिए आगे, अब हम लोगों को देखना है, गौर कीजिएगा, सामाजिक जीवन। क्या? सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में जो है ना, क्या देखना होता है जानते हैं? सामाजिक जीवन में बार बार बताइए, हड़प्पा काल से बताते हुए आ रहे, हड़प्पा काल में बताए, वैदिक काल में बताए, वैदिक काल में तो 2 बार बताए। सामाजिक जीवन में जो है, समाज में कौन कौन सी प्रथाओं का प्रचलन था, किन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, इन चीजों को ही तो सामाजिक जीवन में हम लोगों को देखना होता है। सामाजिक जीवन में इन चीजों को ही हमें देखना होता है। तो अब महिलाओं के विषय में भी सामाजिक जीवन में ही देखना होता है।
तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत समाज में किन प्रथाओं का प्रचलन था, किन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था। मौर्य काल की अगर हम बात करें तो और राजवंशों की तुलना में मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी, अच्छी थी, लेकिन महिलाओं की ऐसी स्थिति नहीं थी कि महिला पुरुष बराबर, ना बराबर वाली स्थिति नहीं थी। लेकिन और काल की तुलना में मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक ठाक थी। और इस समय महिलाओं को काफी आजादी मिली हुई थी, हद तक एक सीमा के भीतर जो है आजादी मिली हुई थी। कैसे महिलाओं को आजादी मिली हुई थी? महिलाओं को आजादी मिली हुई थी, ये इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस समय विधवा महिला, अगर विधवा महिला की हम बात करें तो विधवा महिला को एक तो पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था, विधवा महिला को पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा, विधवा महिलाओं को यह भी अधिकार प्राप्त था कि वो स्वतंत्रता पूर्वक भी जीवन जी सकती है, स्वतंत्रता पूर्वक भी जीवन जी सकती है। तो विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार, फिर से विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरी बात, विधवा महिलाओं को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार था। और वैसी विधवा महिलाएं जो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिया करती थी, उन्हें छंदवासिनी कहा गया। क्या कहा गया? छंदवासिनी कहा गया। और विधवा महिला मतलब कहीं ना कहीं उसके पति का निधन हो गया, और पति के निधन होने के बावजूद भी उन्हें जीवित रहने का अधिकार था, पति के मरने के बावजूद भी उन्हें जीवित रहने का अधिकार था। मतलब यह बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उस समय सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगर सती प्रथा का प्रचलन होता तो फिर विधवा महिला होवे नहीं करती। सती प्रथा का अगर प्रचलन होता तो विधवा महिला कहां से, मतलब पति के साथ ही जब दफना दिया जाता महिला को, तो सती प्रथा का प्रचलन कहां से? तो मतलब ये सभी घटनाएं कहीं ना कहीं इस और संकेत देता है कि इस समय सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था। इस समय जो है वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन था। और इस समय वेश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राजाओं का संरक्षण वेश्यावृत्ति को प्राप्त हुआ करता था। राजा इसको बढ़ावा देते थे। और मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूपा जीवा कहलाई। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं जो है आपको रूपा जीवा कहलाई। और ध्यान रहे, वेश्यालय की जो प्रधान हुआ करती थी उन्हें गणिकाध्यक्ष कहा गया। जो वेश्यालय की प्रधान महिला हुआ करती थी, यानी मौसी टाइप, समझ गए? ये मूवी देखिएगा ना, क्या कहते हैं, आलिया भट्ट का कोई मूवी आया है एक, गंगूबाई। उसमें देखिएगा बहुत चीज स्पष्ट होगा आपको, एकदम जबरदस्त एक्टिंग की है आलिया भट्ट। हम देखे हैं ये मूवी, समझिए। तो गणिकाध्यक्ष रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूपा जीवा कहलाती थी और वेश्यालय की प्रधान गणिकाध्यक्ष कहलाती थी। अब एक प्रकार से देखिए
तो इन सभी चीजों को देखने के बाद तो यही लगता है कि महिला को काफी आजादी थी। लेकिन आगे चल करके जब आप देखेंगे तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में यह लिखते हैं कि मौर्य काल में जो संभ्रांत या अच्छे घरों की महिला हुआ करती थी, जो प्रतिष्ठित घरों की महिला हुआ करती थी, वे प्रतिष्ठित घर की महिला घर से बाहर नहीं निकला करती थी। प्रतिष्ठित घर की महिला घर से बाहर नहीं निकला करती थी, उन्हें अनिष्कासिनी कहा गया। संभ्रांत घरों की महिला जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन्हें अनिष्कासिनी कहा गया, अनिष्कासिनी कहा गया। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं, एक तरफ महिलाओं को आजादी भी थी, दूसरे तरफ महिलाओं के ऊपर जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन भी था, कुछ प्रतिबंध भी जो है महिलाओं के ऊपर लगी हुई थी। यानी कहने का मतलब हुआ कि महिलाएं ठीक ठाक अवस्था में मौर्य काल में थी, कोई शक नहीं है। वहीं इस समय दास प्रथा का प्रचलन हुआ करता था, बाल विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। दास प्रथा, बाल विवाह प्रथा, इन प्रथाओं का प्रचलन जो है आपको इस समय हुआ करता था। तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो है आपको सामाजिक जीवन के अंतर्गत आ जाता है। फिर आगे आर्थिक जीवन है। आर्थिक जीवन को आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन आर्थिक जीवन से पहले जो है थोड़ा सा धार्मिक जीवन को देख लीजिए, थोड़ा सा धार्मिक जीवन को देख लीजिए। धार्मिक जीवन में कुछ है नहीं। जब हम मौर्य शासकों के विषय में बता रहे थे तो वहीं पर हम आपको स्पष्ट कर दिए कि जो महत्वपूर्ण मौर्य शासक हुए उन्होंने किस धर्म को माना। अगर हम मौर्य काल को देखें, अगर आपको याद हो तो मौर्य काल में 3 प्रमुख शासक हुए। एक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे का नाम बिंदुसार और तीसरे का नाम अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने जहां जैन धर्म को स्वीकार किया, वही बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को स्वीकार किया और महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कहने का मतलब यह हुआ कि मौर्यों का, मौर्य वंश का, मौर्य शासकों का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं था। कोई राजकीय धर्म नहीं था। मौर्य वंश का कोई राजकीय धर्म नहीं था। राजकीय धर्म हम कैसे कह सकते हैं? एकदम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर राजकीय धर्म होता तो एक धर्म को सभी राजा स्वीकार करते। जैसे कि गुप्त वंश में जाकर के जब आप देखेंगे तो गुप्त वंश के अधिकतर शासकों ने एक तरफ से वैष्णव धर्म को स्वीकार किया। गुप्त वंश के अधिकतर शासकों ने एक तरफ से वैष्णव धर्म को स्वीकार किया। तो जो वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, वैष्णव धर्म गुप्तों का राजकीय धर्म हो गया। लेकिन यहां पर तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन, बिंबिसार आजीवक और अशोक बौद्ध धर्म को मानता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि जो है आपको कोई राजकीय धर्म स्पष्ट तौर पर ना? मौर्य वंश के शासक अलग अलग धर्मों को स्वीकार किया। कोई भी धर्म मौर्यों का राजकीय धर्म नहीं रहा है। धर्म को मौर्य शासक अपने निजी चीजों तक ही सीमित रखा। इसके बाद आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के अंतर्गत जो है मुख्य तौर पर हम लोगों को यह देखना होता है कि मौर्यों के इनकम का सोर्स क्या था। आर्थिक जीवन में हमें यही देखना होता है। तो मौर्यों के इनकम के जो है 3 प्रमुख स्रोत थे। मौर्यों के इनकम यानी आय की हम बात करें तो मौर्यों के इनकम के जो है आपको 3 प्रमुख स्रोत थे। तो मौर्यों के इनकम के जो 3 प्रमुख स्रोत थे, एक आपको कृषि था, दूसरा आपको पशुपालन था और तीसरा आपको व्यापार और वाणिज्य। यही 3 चीज जो है मौर्यों के इनकम के प्रमुख स्रोत थे। लेकिन इसमें भी ध्यान रखें कि मौर्यों के इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत था वह आपको कृषि था। मौर्यों के इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत क्या था? आपको कृषि। सबसे बड़ा स्रोत कृषि था। मुख्य तौर पर उस समय
जो भूमि पर कृषि उत्पादन होते थे, जो भूमि पर जो खेत में कृषि उत्पादन होते थे, वही भूराजस्व के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। और उस समय यानी मौर्य काल में भूराजस्व की जो दर हुआ करती थी वह उत्पादन का 1/6 भाग। मौर्य काल में भूराजस्व की जो दर हुआ करती थी वह आपको उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। जैसे आज आप देखेंगे कि संपूर्ण भारतवर्ष के भीतर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो उपजाऊ है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो उपजाऊ नहीं है, कुछ पर्वतीय इलाका है, कुछ पठारी इलाका है, कुछ मैदानी इलाका है। उसी प्रकार से अगर हम लोग मौर्य काल की भी बात करें तो मौर्य काल में भी सभी प्रकार की भूमियों पर खेती नहीं हुआ करता था। कुछ भूमि पर खेती होते थे, कुछ भूमि पर खेती नहीं होते थे। भूमि जो है कई प्रकार के होते थे। भूमि जो कई प्रकार के होते थे उसमें जो है एक आपको कृष्ट भूमि होता था, कृष्ट भूमि होता था। दूसरा आपको आकृष्ट भूमि होता था, दूसरा आपको आकृष्ट भूमि हुआ करता था। तीसरा जो है आपको स्थल भूमि हुआ करता था, स्थल भूमि हुआ करता था। चौथा अगर हम देखें तो चौथा जो है आपको अदेमात्रिक भूमि, अदेमात्रिक भूमि हुआ करता था। तो कृष्ट भूमि, वैसी भूमि जो जोती जा सकती थी उसे कृष्ट भूमि, वैसी भूमि जो जोती जा सकती थी या जुती हुई भूमि, जुती हुई भूमि जो है आपको कृष्ट भूमि कहलाती थी। जुती हुई भूमि क्या कहलाती थी? कृष्ट। बिना जुती हुई भूमि आकृष्ट कहलाती थी, बिना जुती हुई भूमि आकृष्ट कहलाती थी। और जो ऊंची भूमि होती थी उसे स्थल भूमि कहा गया। और वैसी भूमि जहां पर बिना वर्षा का भी खेती हो जाता था, वैसी भूमि जहां पर बिना वर्षा का भी खेती हो जाता था, उसी को अदेमात्रिक कहा गया, उसी को जो है अदेमात्रिक कहा गया। अब आप स्वयं इस बात को सोचिए, जो भूमि जोती ही नहीं जा सकती है, जब भूमि जोती ही नहीं जाएगी तो क्या वहां पर किसी भी प्रकार के फसल का उत्पादन होगा? नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि फसल का उत्पादन जो मुख्य तौर पर हुआ करता था, फसल का उत्पादन मुख्य तौर पर कृष्ट भूमि में हुआ करता था, फसल का उत्पादन मुख्य तौर पर कृष्ट भूमि में हुआ करता था। आकृष्ट भूमि में फसल का उत्पादन नहीं होता था। वही स्थल भूमि यानी ऊंची भूमि पर भी फसल का उत्पादन नहीं होता था। ऊंची भूमि पर, ऊंची भूमि मतलब 500 मीटर, 1000 मीटर, मतलब पठार और पर्वत, पठार और पर्वत पर फसल का उत्पादन थोड़े होता है, नहीं होता है। तो इस पर भी फसल का उत्पादन नहीं होता था। वही कुछ ऐसी भी भूमि थी जहां बिना सिंचाई का भी जो है फसल उग जाता था, जहां बिना सिंचाई का भी, बिना पानी का भी फसल उग जाता था। उसी को अदेमात्रिक भूमि कहा गया, उसी को जो है अदेमात्रिक भूमि कहा गया। और मुख्य तौर पर इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत था वह आपको भूमि कर था। मुख्य तौर पर इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत था वह आपको भूमि कर था। लेकिन ध्यान रहे, भूमि कर के अलावे जो है और भी कई सारे कर जो है मौर्य काल में प्रचलन में थे। जैसे मौर्य काल में एक प्रणय नामक कर प्रचलन में था। प्रणय नामक कर एक प्रकार का जो है आपातकालीन कर था। फिर आपको निष्क्राम्य कर, निष्क्राम्य कर यानी वस्तुओं के निर्यात को लेकर के जो कर लगाया जाता था उसको निष्क्राम्य कर कहा गया। फिर जो है एक आपको प्रवेश्य कर, वस्तु के आयात को लेकर के जो कर लगाया जाता था उसको प्रवेश्य कर कहा गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मौर्य काल में मुख्य तौर पर तो भूमि कर था, मुख्य तौर पर इनकम का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर था। लेकिन ध्यान रहे कि मौर्य काल में जो है भूमि कर के अलावे प्रणय कर, निष्क्राम्य कर, प्रवेश्य कर, ये तमाम प्रकार के करों का प्रचलन जो है आपको मौर्य काल में देखने को मिलता है। तो ये सब बात आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन प्रणय कर का संबंध किससे है? तो आपातकालीन कर से। मौर्यकालीन प्रवेश्य कर का संबंध किससे है? आयात कर से। मौर्यकालीन निष्क्राम्य कर का संबंध किससे है? तो निर्यात कर से, निर्यात कर से। तो इसको जो है आपको याद रखना है। इसके अलावे पशुपालन भी अपने उन्नत अवस्था में था, पशुपालन से भी जो है इनकम हुआ करता था। लेकिन आपको इन दोनों के अलावा मौर्य शासकों को जो इनकम हुआ करता था उद्योग से हुआ करता था, उद्योग धंधा से हुआ करता था, व्यापार से हुआ करता था। मौर्यकालीन जो सबसे प्रमुख व्यापार था, मौर्यकालीन सबसे प्रमुख व्यापार
आपको सूत काटना और बुनना, सूत काटना और बुनना, सूत काटना और बुनना मतलब वस्त्र उद्योग। सूत काटना और बुनना, सूत काट करके उसको बुना जाता था, उससे वस्त्र बनाया जाता था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मौर्य काल में जो उद्योग सबसे ज्यादा विकसित अवस्था में था, या यूं कहे सबसे अच्छी अवस्था में था, वह जो है आपको वस्त्र उद्योग था। वह जो है आपको वस्त्र उद्योग था। सूत काटना बुनना जो है मौर्यों का सबसे प्रमुख उद्योग हुआ करता था। यहां से भी राजाओं को थोड़ी बहुत इनकम जो है आपको हो जाया करती थी। और इसके अलावा जो व्यापारियों का संगठन हुआ करता था, व्यापारियों के काफिले के संगठन को सार्थवाह कहा गया, व्यापारियों के संगठन को निगम कहा गया, और जो शिल्पियों का संगठन हुआ करता था उसको जो है आपको श्रेणी कहा गया। और इस समय यानी मौर्य काल में अगर व्यापार की हम लोग बात करें तो मौर्य काल में व्यापार का माध्यम रुपया बन चुका था। व्यापार का माध्यम जो है रुपया बन चुका था। रुपया पैसा सिक्का जो है व्यापार का माध्यम बन चुका था। और मौर्य काल में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर भी व्यापार होता था। और वस्तु विनिमय प्रणाली जो है हम आपको हड़प्पा सभ्यता में भी बताए हैं, वैदिक सभ्यता में भी बताए हैं। तो मौर्य काल में व्यापार एक तो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर भी होता था, और दूसरी बात मौर्य काल में व्यापार जो है रुपया के माध्यम से भी हुआ करता था। तो मौर्य काल में सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का, इन तमाम प्रकार के धातुओं के सिक्का का प्रचलन जो है आपको मौर्य काल में देखने को मिला है। और मौर्य काल में अगर सोना के सिक्का की हम बात करें तो सोना के सिक्का को जो है स्वर्ण और निष्क, स्वर्ण और निष्क कहा गया, स्वर्ण और निष्क कहा गया। और इसके बाद जो चांदी के सिक्का होते थे, चांदी के सिक्का को पन, धरन या कारसापन, पन, धरन या कारसापन कहा गया। और जो तांबा के सिक्का होते थे, तांबा के सिक्का को काकनी या मासक कहा गया, काकनी या मासक कहा गया। तो मौर्य काल में तो सोना, चांदी, तांबा इन सभी धातुओं के सिक्का का प्रचलन हुआ करता था। लेकिन मौर्य काल में जिस धातु के सिक्का का सबसे ज्यादा प्रचलन देखने को मिला है, जिस धातु के सिक्का का सबसे ज्यादा प्रचलन देखने को मिला है, वह आपको चांदी का सिक्का हुआ करता था। और चांदी का सिक्का ही मौर्यकालीन सबसे प्रमुख सिक्का हुआ करता था। मौर्य काल में व्यापार इस चांदी के सिक्का से ही हुआ करता था। लेन देन में चांदी के सिक्का का ही प्रयोग किया जाता था। तो मौर्यकालीन जो सबसे प्रमुख सिक्का मानी जाती है वह चांदी की सिक्का। चांदी की सिक्का को हम लोग पन भी कहते हैं। यह प्रश्न कई दफा कई परीक्षा पूछ चुका है कि मौर्यकालीन सबसे प्रचलित सिक्का कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपको पन। आंसर क्या हो जाएगा? पन। और मौर्य काल में जब सोना, चांदी और तांबा के सिक्का बनते थे तो होता यह था कि सोना में जो है अलग अलग धातु, तांबा मिला दिया जाता था, चांदी में भी अलग धातु का मिश्रण कर दिया जाता था। तो मतलब मिलावट की सिक्का जो है, मिलावट कर के सिक्का का प्रचलन देखने को मौर्य काल में मिला, जिस वजह से मौर्य शासकों ने रुपये के निरीक्षण को लेकर, सिक्का के निरीक्षण को लेकर, रुपये के निरीक्षण को लेकर, सिक्का के निरीक्षण को लेकर जो है एक पदाधिकारी की नियुक्ति की, जिसे रूप दर्शक कहा गया, जिसे रूप दर्शक कहा गया। तो मौर्य काल की अगर हम बात करें तो मौर्य काल में जो है मुद्राओं के निरीक्षण को लेकर, मौर्य काल में मुद्राओं के निरीक्षण को लेकर जो है एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसे रूप दर्शक कहा गया, जिसे जो है आपको रूप दर्शक कहा गया। और एक सड़क निर्माण अधिकारी हुआ करते थे, सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा गया, एग्रोनोमाई। तो मौर्य काल में जो सड़क निर्माण अधिकारी हुआ करते थे, सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई, एग्रोनोमाई कहा गया। तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए 1 मिनट में यहां पर चीजों को याद करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मौर्यकालीन सामाजिक जीवन, ठीक है। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, दयनीय थी या अच्छी थी? अच्छी थी ना। मौर्य काल में विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था, हाँ या ना?
विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था ना। चलिए, मौर्य काल में विधवा महिलाएं जो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीती थे उन्हें क्या कहा गया? मौर्य काल में जो विधवा महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीती थी उन्हें क्या कहा गया? सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन, बेश्यावृत्ति, स्वतंत्र रूप से बेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं क्या कहलाई? और जो बेश्यालय की प्रधान महिला हुआ करती थी उसको गणिका। बेश्यालय की प्रधान महिला क्या गणिकाध्यक्ष। और इसके बाद जो है दास प्रथा का प्रचलन था। हाँ, दास प्रथा। हाँ, और जो है आपको मौर्य काल में संभ्रांत घरों की महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी उन्हें क्या कहा गया? अनिष्कासिनी। मौर्यों का कोई क्या अपना राजकीय धर्म था? मौर्यों का कोई राजकीय धर्म? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मान? जैन न। चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म? बिंदुसार, आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार कौन धर्म? और अशोक के अलावा और किस शासक ने बौद्ध धर्म को माना था? मौर्य वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म को माना था? दशरथ ने। अशोक के अलावा दशरथ ने। और इसके बाद जो है आगे बताइएगा, आगे धार्मिक आर्थिक जीवन। और मौर्यों के इनकम के 3 प्रमुख स्रोत थे। मौर्यों के इनकम के जो 3 प्रमुख स्रोत थे कौन? कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य। उस समय भूराजस्व की दर कितना हुआ? भूराजस्व की दर। जुती हुई भूमि क्या कहला? जुती हुई भूमि, बिना जुती हुई भूमि, ऊंची भूमि, बिना वर्षा के जहां पर खेती हो, इतना बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद जो है उस समय व्यापार तो वस्तु विनिमय और सिक्का दोनों के माध्यम से होता था। मौर्य काल की अगर हम बात करें तो मौर्य काल में कौन उद्योग सबसे अच्छी स्थिति में? वस्त्र उद्योग या सूत काटना और बुनना। मौर्य काल में कौन उद्योग सबसे विकसित अवस्था? चलिए, मौर्य काल में सोना का सिक्का क्या कहलाता? सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का। चलिए, मौर्य काल में प्रचलित सबसे प्रमुख सिक्का कौन? क्या कहा जाता है? मुद्राओं के परीक्षण को लेकर जिस पदाधिकारी की नियुक्ति, वे क्या कहलाए? सड़क निर्माण अधिकारी। एग्रो। चलिए, खड़ा हो जाइए, थोड़ा देर खड़ा रहिएगा, नींद फट जाएगा। हाँ, खड़ा रहिए, थोड़ा देर खड़ा रहिए, ठीक है। अपने नहीं, आगे वाले बैठिए ना। आप कहाँ सो रहे थे? आप सो रहे थे क्या? चलिए, सो रहा था वो। अब देखिए, एक क्लास में 2 बार डिस्टर्ब होना सही बात थोड़े है ना, गलत बात। हो गया, नया लड़का है, क्या कीजिएगा अब? डिपेंड, ठीक है, तो वहां पर भी न क्लास है, वहां पर भी न रहना है, ठीक है। हमारे क्लास में कुछ होता है तो हम तो थोड़ा शांतो, झा जी तो बमक के भाग जाएगा। ऐसे ही हो, जब छुट्टी का मौसम आता है ना तो उसका मन ऐसे ही बमकले रहता है। अब कल्हे से बोल रहे हैं अब पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, अब हमको छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन बोले हैं कि 1 सप्ताह है अभी। हाँ, ये बात जानते हैं आप लोग, सही महसूस कर रहे हैं, समझे? हमको भी ऐसा लग रहा, समझे?
हमको लगता है अब उनके लिए कुछ करना होगा। देखते हैं, कुछ करते हैं, होलिये में जुगाड़ करवा दे। चलिए हुआ जी। ऑनलाइन वाले लोग माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जो है अभी सिस्टम सब चीज ठीक नहीं हुआ है नया बिल्डिंग में, तो दिक्कत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं चलता, पता चलता है, लेकिन थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा देखिए, कंप्रोमाइज कीजिए। सही कर रहे हैं, देखते हैं 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए। पहले तो दिक्कत नहीं होता था, यहां पे आया तब से दिक्कत हो रहा है। आज हुआ है, आप लोग के बैच में नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए, हमसे गाय डरेगा महाराज। बैठा दे इसको, बैठ जाइए। सो रहा था वो। चलिए, चल रहा है ना, चल रहा है ना, बके ना। तो जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। जैसे एक विद्वान है डीएन झा। डीएन झा का मानना यह है कि अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। उनका मानना है कि अशोक के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुए, जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। फिर एक विद्वान है डीडी कोसाम्बी। डीडी कोसाम्बी का मानना है कि आर्थिक संकट के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। फिर एक विद्वान है हेमचंद राय चौधरी। उनका मानना है कि अशोक के अहिंसक और शांतिप्रिय नीतियों के कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। फिर एक विद्वान है हर प्रसाद शास्त्री। उनका मानना है कि अशोक ब्राह्मण विरोधी हो गया था, अशोक ब्राह्मण विरोधी हो गया था, बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ब्राह्मण विरोधी हो गया, जिस वजह से बौद्ध धर्म का पतन हो गया, जिस वजह से मौर्य वंश का पतन हो गया, जिस वजह से मौर्य वंश का पतन हो गया। तो कुल मिलाकर के मौर्य साम्राज्य के पतन को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। अलग अलग विद्वान मौर्य साम्राज्य के पतन को लेकर अलग अलग राय प्रकट कर रहे हैं, लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण को हम देखें तो मौर्य साम्राज्य के पतन के 2 प्रमुख कारण है। एक है अयोग्य उत्तराधिकारी और दूसरा है अशोक की अहिंसक नीति, अहिंसक और शांतिप्रिय नीति। मुख्य तौर पर मौर्य साम्राज्य के यही 2 पतन है। बाद बाकी विद्वान क्या कहता है नहीं कहता उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण है वह है आपको अशोक की अहिंसक शांतिप्रिय नीति और अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी। ये मौर्य साम्राज्य के पतन के जो है सबसे प्रमुख कारण है। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य आपका खत्म हुआ। अब देखिएगा परिशिष्ट, परिशिष्ट में जो है वैसी बातें हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है। कुछ ऐसी बातें हैं परिशिष्ट में जो आपको पढ़ाने के दौरान हमने आपको बताया है, और कुछ ऐसी बातें हैं परिशिष्ट में जो पढ़ाने के दौरान हमने आपको नहीं बताया है। तो अब परिशिष्ट को जो है आपको याद करना है। लेकिन यहां तक चीज याद हो गया है ना? यहां तक कोई दिक्कत है? पतन से पहले तक तो याद करवाना दिए थे, और पतन तो अभी आप समझ ही लिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है? परिशिष्ट याद करना है। और परिशिष्ट को याद करने के बाद जो है, देखिए, मौर्य वंश की स्थापना से पहले आक्रमण हुआ, अब मौर्य वंश की स्थापना के बाद आक्रमण हुआ। तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले प्राक मौर्य काल में आक्रमण, ईरानी और यूनानी आक्रमण, और मौर्यों के बाद भारत पर हिंद या वंशक पहलव कुषाण आक्रमण हुआ। तो मौर्यों के बाद
मौर्यों के शासन के बाद भारत के ऊपर जो हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण आक्रमण हुआ है, इस आक्रमण को जो है अगले क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में ये आक्रमण आपका खत्म हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद गुप्त में जाएंगे, गुप्त पढ़ाने के बाद वर्धन, अब वर्धन जैसे ही पढ़ाएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत उत्तर भारत का इतिहास खत्म, फिर दक्षिण भारत के इतिहास में इंटर करेंगे। समझ गए, दक्षिण भारत के इतिहास में इंटर करेंगे। तो अब जो है आपका जब से यहां पे क्लास हुआ है, हमको लगता है आपका जो है धीरे धीरे पटरी पे आ रहा। ठीक है, पटरी पे आ जाएगा जी, आप विश्वास रखिए ना महाराज। ठीक है, चलिए अब क्या करना, बायोलॉजी भी पटरी पे आ गया है, 5 नंबर चैप्टर तक हो गया है। और क्लास टेस्ट सबके लिए आप तैयार रहिएगा। कभी काल बिट्टू सर जो है अगर फांकी मारे, मतलब बिट्टू सर अगर नहीं आए, बंक किए किसी भी कारण बस, समझ गए, तो फिर जो है देखिए हमारे और बिट्टू सर में क्या अंतर है जानते हैं? हम अपने परिवार के विषय में तनिक नहीं सोचते, 1 सेकेंड के लिए नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ यही के विषय में सोचते हैं, हमारे परिवार में मर जाए कुछ हो जाए हमको कोई मतलब नहीं। हम सही बता रहे हैं, अरे सही बता रहे हैं हम आपको। हम हमारे विषय में हमसे ज्यादा आप जानिएगा, हमारे विषय में हम ना जानते हैं। लेकिन बिट्टू सर में क्या है, वो अपने फैमिली को लेकर के चलते हैं। और देखिए दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ 2 भाई हैं, हमको बहन नहीं है, लेकिन बिट्टू सर को 2 बहन भी है और दोनों बहन का एक उम्र भी हो गया है। तो जो है शादी उदी भी करना है, बहुत तरह का चीज है, तो वो थोड़ा सा फैमिली को लेकर के चलते हैं। इसलिए कभी कभी जो है देखते होंगे क्लास नहीं होता है, तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण ही उनका क्लास नहीं होता, और कोई खास वजह नहीं होता है, समझ गए। तो लेकिन हमारे साथ ऐसा है नहीं, हमको बहन भी भगवान नहीं दिया, इतना निर्दयी इंसान है हम कि समझ गए कि इसको नहीं है देना है। बहन भी नहीं दिए हैं कि 2 मिनट बहनों के विषय में सोचना पड़े, समझ गए। तो ये बात है और कोई खास वजह नहीं है। अब परिशिष्ट याद करना, परिशिष्ट हम आपको याद करवाएंगे, अभी याद करवाएंगे। चलिए सब लोग नोट पलटिए और परिशिष्ट याद कीजिए फटाक से। ऑनलाइन वाले लोग, ऑफलाइन वाले सब लोग, ऑफलाइन अपना अपना नोट पलटिए। याद करना है इसको पागल की तरह। कैसे? हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे ना, पागल की तरह पढ़ते थे, समझ गए। अगल बगल वाला हमसे परेशान रहता था, मेरे आसपास का रूम खाली रहता था, बोल बोल के पढ़ते थे, डिस्टर्ब होता था। चलिए आइए याद करते हैं। और देखिए आप लोग कहते हैं, बहुत बच्चा आकर के कहता है सर आपको इतना याद कैसे रहता है? हम बोल बोल के पढ़ते हैं, अभी भी हम बोल बोल के पढ़ते हैं, रूम पर बैठ करके पढ़ते हैं ना, बोल बोल के पढ़ते हैं, समझ गए। बोल के पढ़िए, याद होगा, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है? हाँ ठीक है। आइए फटाफट, लगभग 25-30 पॉइंट है इसमें, फटाफट याद करते जाइएगा। ठीक है। परिशिष्ट, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा गया। क्या कहा गया? उपधा। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को जांचा परखा जाता था, इसे क्या कहा गया? उपधा परीक्षण। बोलिए तो, मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चाल चरित्र को जांचा परखा जाता था, उसे क्या कहा गया? उपधा परीक्षण। क्लियर? दूसरा, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। तो प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था? प्रशासकों में सबसे छोटा गोप। कितने गांव? प्रशासकों में सबसे छोटा कितने गांव के प्रशासन को? कितने गांव? अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को अच्छा, नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। तो नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उसमें कश्मीर के शासक प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब नंद वंश के शासन को समाप्त कर रहा था, तो कश्मीर के किस राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य को? किसने? एक बार फिर से बताइएगा। नंद वंश के शासन को जब चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त कर रहे थे, कश्मीर के किस राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य का मदद?
किसने? कश्मीर के किस राजा ने? प्रवर्तक ने ना। चलिए, कौन ऐसा शासक था जो अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर गद्दी? कौन ऐसा शासक था जो अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर गद्दी प्राप्त? अशोक ने। सांची बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस किस कला का निरूपण करता है? बौद्ध कला और पाटलिपुत्रा के प्रशासन की जानकारी कहां से मिली? पाटलिपुत्रा के प्रशासन देखिए बताए थे ना, याद कीजिए, मेगास्थनीज पाटलिपुत्रे में ना कर रहा और उन्होंने ही ना इंडिका लिखा। तो पाटलिपुत्रा के प्रशासन किस में? पाटलिपुत्रा के प्रशासन। सांची का स्तूप किसने बनाया? सांची का स्तूप किसने बनाया? सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल था। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल था। श्रीलंका शामिल था। पाटलिपुत्रा से अशोक का कोई अभिलेख मिला है? पाटलिपुत्रा से अशोक के अभिलेख मिले हैं? नहीं। पाटलिपुत्रा से अशोक के कोई अभिलेख नहीं मिले। कोई अभिलेख नहीं। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किसने किया? किसने? अशोक ने। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किसने किया? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किसने किया? कौन ऐसा शासक था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। कौन ऐसा शासक था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता? कौन ऐसा शासक था जो प्रायः जनता के संपर्क में? अशोक ना। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए कौन सा शब्द? आर्य। आर्य। शूद्रों के लिए कौन सा शब्द? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए कौन सा शब्द? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए कौन सा शब्द? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए कौन सा शब्द? आर्य ने। अशोक का समकालीन तुर्मे मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन तुर्मे कहां का राजा? अशोक का समकालीन तुर्मे कहां का राजा? अशोक का समकालीन तुर्मे कहां का राजा? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण, कितने प्रकरण? 15 अधिकरण 180। 15 अधिकरण 180। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण, कितने प्रकरण? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना। चलिए देखिए, बताए हुए थे। अशोक घोषणा करते हैं कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते। इसकी घोषणा अशोक किस शिलालेख? किस शिलालेख में? किस शिलालेख में? अशोक अपने किस शिलालेख में यह घोषणा करते हैं? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं, अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते। किसमें? छठा न, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ, जिसे पांडुरंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, वह मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया। कहां से? चुनार। विशाख द्वारा रचित मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूर भी संधियों के बारे में बताता है, यानी अकाल सब के विषय में बताता है। 30 नामक श्रीलंकाई शासक अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया। 30 कौन से श्रीलंका के राजा अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने? कौन? श्रीलंका के कौन शासक अपने आप को मौर्य शासक अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढाल? मौर्यों का राजकीय वर्ष कब शुरू होता? आषाढ़ यानी जुलाई। मौर्यों का राजकीय वर्ष कब शुरू होता? मौर्यों का राजकीय वर्ष कब शुरू होता? अशोक के काल में दक्षिण भारत में कौन लिपि का विकास? अशोक के समय दक्षिण भारत में कौन लिपि? अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर कहां मिला? अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर कहां पाए? अशोक की गृह और विदेश नीति कौन धर्म से प्रेरित? अशोक की गृह और विदेश नीति कौन धर्म से? अशोक की गृह और विदेश नीति कौन धर्म से? अशोक की गृह और विदेश नीति किस धर्म? याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है। अपने साम्राज्य के भीतर अशोक एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति जो राजुक कहलाते थे, इन्हें प्रजा को न केवल पुरस्कार ही बल्कि दंड देने का भी अधिकार सौंपा गया था। राजू ईसा पूर्व 2री और 1ली सदियों की ब्राह्मी अभिलेख श्रीलंका में मिले हैं। अशोक ने नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र बहाल किए। अशोक ने पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगाया। अपनी राजधानी में तो प्राणी को मारना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। देखिए, महावीर स्वामी ने भी ये पाठ पढ़ाया और अशोक ने भी ये पाठ पढ़ाया। शासक के संदर्भ में पूछेगा अशोक, धर्मगुरु के संदर्भ में पूछेगा महावीर। किस धर्मगुरु ने जियो और जीने दो का नारा दिया? महावीर स्वामी। किस शासक ने जियो और जीने दो?
किसने? मिस्र में अखनातुन ने ईसवी पूर्व 14वीं सदी में शांतिवादी नीति को अपनाया। अखनातुन, मिस्र के शासक अखनातुन, मिस्र के शासक। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया? भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है उसका देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि। सिंगली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्रा में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति आयोजित हुआ। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो है अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुआ। इसकी जानकारी हमें दीपवंश और महावंश, दीपवंश और मौर्य शासकों में अशोक और उसका पुत्र दशरथ ने बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आप जानते हैं, याद है आपको। रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी था। इसकी स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। समझ गए? यानी रज्जुक जो है, मौर्य काल में जो रज्जुक था वो आज का डीएम, आज का डीएम, आज के डीएम की तुलना मौर्य काल के किस पदाधिकारी से? किससे? रज्जुक। और हमको लगता है मौर्य काल खत्म हो गया। अब मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में जो आक्रमण हुए हैं इन सभी चीजों को देखेंगे। चलिए बैठे रहिए गुरुजी लोग, क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? पूरा पढ़ लीजिएगा और अगले क्लास में जब हम आएंगे ना, हम तो क्लास में आकर के पहले पूछ लेते हैं 5 से 5:15 बजे तक, 5 से 5:15 तक, लेकिन अगले क्लास से जो है अगर ऐसे शुरू में पूछने लगेंगे ना तो आप लोग फिर पहले आना बंद कर दीजिएगा। अभी तुरंत हमारे दिमाग में आया, और इसलिए जो है अब क्लास के बाद पूछेंगे। 5 बजे से क्लास शुरू कर देंगे, अब बाद में 15 मिनट पूछेंगे। समझ गए? भागिए, कहां तक भागिएगा? समझ गए? समझे? भागने नहीं देंगे आपको, आप काहे चिंता करते हैं? पढ़ के आइए, पढ़ना है। चलिए सुन जाइए गुरुजी लोग, अब होमवर्क सब दीजिए। तो पहले घटना चक्र दीजिए। लुसेंट भी ना है? घटना चक्र में क्या दिए थे? उच्च न्यायालय और करते हैं आप लोग? कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। मम्मी कसम? हाँ कीजिए। अगला होमवर्क है 30 नंबर चैप्टर केंद्र और राज्य संबंध। इस बुक से 30 नंबर चैप्टर केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है? अब उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से प्रश्न पूछते हैं। करते हैं तो पता चल जाएगा कितना करते हैं, सच में करते हैं कि झूठों में करते हैं। खड़ा हुई। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62। बैठ जाइए। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25। बैठ जाइए। उधर खड़ा हुई, खड़ा हुई। अंडमान निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय का? कोलकाता ना? चलिए बैठ जाइए। टोपी वाला खड़ा हुई, वहां टोपी टोपी, उधर 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 उधर। हाँ है। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? संघराज्य क्षेत्र शामिल है। कितना? 3। कौन कौन? गुवाहाटी, बॉम्बे, चंडीगढ़। गुवाहाटी, बॉम्बे और चंडीगढ़। बैठ जाइए। लड़की उधर खड़ा हुई। हाँ आप बैठिए। आगे वाली, पीछे वाली खड़ा होने दीजिए ना। हाँ कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? पहला परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, दूसरा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तीसरा निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, चौथा अपीलीय क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक है बैठ जाइए। उधर टोपी खड़ा हो, ये ब्लैक। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता? राष्ट्रपति को। चलिए खड़ा हो जाइए, बैठ जाइए। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में? 200
233 में है, 233 में है। ठीक है, चलिए इससे आगे केंद्र राज्य संबंध चैप्टर नंबर 30 कर लीजिएगा। दीजिए। हाँ 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 हाँ, देख रहे हैं। जलप्रपात ना याद करवाए, जलप्रपात ना याद करवाए थे ना। चलिए, याद है? खड़ा हो जाइए हो। बिहार जलप्रपात कौन राज्य में है? राजस्थान ना। कौन नदी? टोंस नदी। बैठ जाइए, इधर खड़ा हो जाइए। हुनरू जलप्रपात कौन नदी पर? स्वर्णरेखा नदी। कौन राज्य में है? झारखंड। बैठ जाइए, उधर पिलर के पास खड़ा हो ये लड़का। हाँ। पायकारा जलप्रपात कौन राज्य में? तमिल। उधर टोपी वाला खड़ा होइए। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन नदी? कावेरी ना। चलिए अब इसमें याद कीजिए तो, भारत की कृषि में विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, यही याद करना है। ठीक है, आइए इसमें पेज नंबर 9 भारत का भूगोल। इसमें भारत का भूगोल चैप्टर नंबर 8 भारत की कृषि, पेज नंबर 113 है। यहां पर आप में 112 या 11 हो सकता है या 114 हो सकता है। हाँ, जो भी हो, सब में अलग अलग पेज नंबर है। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, सबके पास किताब है ना? याद कीजिए। रेशम कीट पालन, सेरी, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, फूलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती, केचुआ पालन, केचुआ पालन, फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, पोमो कल्चर, सब्जियों का उत्पादन, ओलेरी, सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, बागवानी, बागवानी, हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को, हवा में पौधों को उगाना, जल में पौधे 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 को उगाना, हवा में पौधे को उगाना, हवा में पौधे को उगाना, बागवानी, बागवानी, सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, केचुआ पालन, केचुआ पालन, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती, फूलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। क्लियर, याद करके आइएगा। बैठे रहे, बैठिए। शनिवार वाले टेस्ट का पूछेंगे ना, तब फिर भागते का है। टकलू, खड़ा हो। देखिए देखिए देखिए, ये सबको देखिए। गेट बंद कीजिए हो। देखिए देखिए, ये सब एकदम आनइयों के लिए धर फराता है, जानइयों के लिए धर फराता है। कहीं तो रुकिए, ठहरिए ना। बकलोल भी खड़ा होइए। हाँ बोलिए। आईसीसी अवार्ड 2022, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटाली स्काइवर, आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर, आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द, हाँ
बैठिए। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 विश्व डाक दिवस 9। बैठ जाइए, खड़ा होइए। काहे ने दिए हैं? पता नहीं था तो पता क्या रहता है? बैठिए, कूट देंगे हम, कूट है? आपसे नहीं पूछे, आए तोड़ी। बोलिए। 2023 में मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस का कौन रहा है? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल। बैठ जाइए। लघु रेडियो तरंग के खोजकर्ता कौन? हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी संघराज क्षेत्रों की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में 70वां न? केक का कार्यकाल कितने वर्षों का? 6 वर्ष या 65? पुलिस कौन सूची का विषय है? राज्य सूची न। अब विदेशी मामले, रेडियो और टेलीविजन संघ सूची न। शंकराचार्य का दर्शन क्या कहलाए? अद्वैत। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव कब मनाना? 1893 में न। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात कौन नदी पर? शरावती नदी न। बरेल पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों? असम, मणिपुर और नागालैंड न। हाँ, चलिए। तो हम बोले थे कि जो है भेज देंगे टेस्ट का 1 से 15 तक, ठीक है। भेजे नहीं है, समझे? भेज देंगे, ठीक है। भूल गए थे, हाँ, याद तो करना है। देखिए, चलिए इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद। ऑनलाइन नहीं काटिएगा। ऑनलाइन वाले लोग कमेंट कीजिए तो क्या क्या दिक्कत हो रहा है आपको। सर्वप्रथम लगाया गया था तो उसने दिया दोनों का दिया 15 नंबर क्वेश्चन पड़े थे। 2011 में 1 सितंबर को कोलकाता वाला में दिया गया था। हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर लगाया गया है। उसमें भी 1992 में कुछ लगाया गया। 1992 में जो है ना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर लगाया गया था। दोनों को न्यायमूर्ति बोलते हैं, दोनों को न्यायमूर्ति बोलते हैं, दोनों को न्यायमूर्ति बोलते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर कहाँ है? देखो, ऑनलाइन वाले लोग, कोई दिक्कत भी है? रुकिए 1 मिनट, है यथी हटा दीजिएगा जी। रिकॉर्डिंग क्लास बहुत छूटा है सर। बीच बीच में, अच्छा देख लेते हैं। आप लोग कमेंट भी इतना कर रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या है? अच्छा ठीक है, एक नंबर देते हैं, उस पर मैसेज कीजिए, वो देखेगा, ठीक है। हाँ रुकिए ना। हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है? इस सुप्रीम कोर्ट का है जी, 1993 में सुप्रीम कोर्ट। हाँ 93 414 92 082, इस पर व्हाट्सएप नंबर कीजिए। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कीजिए, अपना प्रॉब्लम बोल दीजिए, 24 घंटा में ठीक कर देगा। 93 414 92 082, 93 414 92 082। क्या समझ में नहीं आया?
अरे इसको फाड़ दीजिएगा, ये कमेंट सही से दिखा नहीं रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना कमेंट ही आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, देखते हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? निकलिए, अरे उधर से मत निकलिए। हाँ, उधर से काहे निकल रहे? काम उम हो रहा है, इटा उटा गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, इधर से निकलिए ना। अरे उधर काहे बंद, काहे खोल देते हैं? आप लोग समझते ना है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, सीधा क्लासरूम में आना है, पढ़ना है, तुरंत निकल जाना है। समझ गए? काम उम हो रहा है, मान लिया जाए कि कोई कुछ भी गिर गया, समझे? चीजों को आप लोग तब बताइए।